गर्मी की छुट्टियों में निधि सोच ही रही थी कि कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर मायके चली जाए। पर अमित ने कहा, टिकट कटाने के पैसे नहीं है मेरे पास। कम से कम आने जाने में 3,000 लगेंगे और हाथ खर्च कितना भी कम हो तो 2,000 रुपये देने ही होंगे। अभी हाथ खाली है निधि, इस बार मत जाओ। पिछले साल तो गई थी ना। तो निधि कहती है, 3 साल हो गए अमित, मैं मायके नहीं गई। तो अमित बोला, निधि, मैं क्या करूं? पैसे की ऐसी किल्लत हुई है कि मैं तुमसे क्या बोलूं। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ अमित, बस बोल रही हूँ। बोल तो सकती हूँ ना। 2 सप्ताह बाद तुम्हारी बहन सोनिया आ रही है, 1 हफ्ते के लिए। कम से कम हफ्ते भर उसके और उसके बच्चे के स्वागत के लिए तो पैसों का इंतजाम कर लो, वरना मायके में स्वागत नहीं हुआ तो उसे भी डर नहीं लगेगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। निधि और अमित पिछले 7 साल से पति पत्नी हैं। जब निधि ब्याह कर आई थी तो सब ठीक ही था। अमित एक लोकल कंपनी में काम कर रहे थे। ससुर जी रिटायर हो चुके थे और सोनिया, उसकी ननद, बैंक एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी। मगर उसकी शादी के अगले साल ही ससुर जी को कैंसर हो गया और इलाज में काफी पैसे खर्च होने लगे। उन्हें रिटायरमेंट में जितने भी पैसे मिले थे, जो भी एफडी थी, लगभग सब खत्म हो गई। अब ससुर जी को भी लगने लगा कि वह नहीं बचेंगे, तो उन्होंने सोनिया की शादी की जिद लगा दी। अमित ने कहा भी, उसे नौकरी कर लेने दीजिए बाबूजी, पिछले 4 सालों से तैयारी कर रही है। पर अब पति की हालत ठीक न देख सास भी सोनिया की शादी की जिद करने लगी। अमित भी कोई लंबे समय से नौकरी नहीं कर रहे थे कि कोई जमा पूंजी होती, ना ही कोई पुश्तैनी जमीन थी। कुल मिलाकर पिता के रिटायरमेंट के पैसे थे, जो पिता के इलाज में अधिकतर खर्च हो चुके थे। आखिर अभी जल्दी में कोई लड़का मिल ही भी जाए तो शादी का खर्चा उठाए कैसे? सोनिया की बैंकिंग की तैयारी की फीस और किताबों का खर्च भी वही दे रहा था। उसे लोन ही लेना पड़ेगा और वह एक बड़े लोन को लेने के हक में नहीं था। इसलिए चाहता था कि सोनिया नौकरी कर ले, तभी उसकी शादी हो। माँ और पिताजी के सामने उसकी एक न चली और लड़का खोजने का काम शुरू हुआ। इसी बीच वह एक बच्चे का पिता भी बन गया। ना जाने सब कुछ कैसे हुआ कि चारों तरफ से समस्याओं और खर्चों ने घेर लिया और कमाई का जरिया सिर्फ अमित की नौकरी थी। 2 जगह बात पक्की होने जैसी बात हुई। एक लड़का बैंक में क्लर्क था और एक लड़का बैंक में पीओ। दोनों ने सोनिया को पसंद कर लिया। शादी में दहेज की मांग बैंक पीओ की इतनी ज्यादा थी कि उतनी राशि जुटाना अमित के बस में उस वक्त नहीं था। पिताजी का इलाज, बच्चे का खर्च, घर के खर्च और हाथ में कोई जमा पूंजी या जमीन जायदाद नहीं। वही अब बहन की शादी का खर्चा कहाँ से उठता? अमित इन खर्चों को देखकर परेशान था। बाबूजी बहुत चाहते थे कि पीओ लड़के से ही सोनिया की शादी हो। माँ ने भी पूरा दबाव बनाया, मगर अमित ने कहा, अम्मा, बाबूजी, अभी मेरी नौकरी नहीं है, मुझे 5 लाख से ज्यादा लोन नहीं मिल पाएगा और उतने पैसे में जिस लड़के से सोनिया की शादी हो सकेगी उसी से उसकी शादी करवा दूंगा। तब बाबूजी ने कहा, मेरे रिटायरमेंट के पैसे के अकाउंट में जितने पैसे हैं वह भी लगा दो, लेकिन अच्छे घर में शादी करो। बाबूजी, आपके पैसे अब ज्यादा नहीं हैं और आगे भी तो आपका इलाज करवाना है। अमित ने जो इंतजाम किया उसमें सोनिया की शादी हुई और बैंक क्लर्क लड़के से सोनिया की बात पक्की हो गई। लड़के का अपना घर था, एक भाई और माँ ही थे और सोनिया की शादी ठीक ठाक से हो गई। सोनिया की शादी के कुछ महीने बाद ही बाबूजी गुजर गए। उनके क्रियाक्रम के लिए भी ढंग से पैसे नहीं थे, क्योंकि कोरोना के कारण कंपनी ने सैलरी भी कम कर दी थी और उसमें से भी अब लोन की किस्तें कटने लगी थी। बाबूजी के अकाउंट में जो पैसे थे वह उनके कैंसर के इलाज में लगभग खत्म हो चुके थे। तब निधि ने अपने झुमके और अंगूठी दे दिए और उनको बेचकर मिले पैसों से बाबूजी का क्रियाक्रम अच्छे से संपन्न हुआ। निधि की सास को क्रियाक्रम खत्म होने के बाद पता चला कि बहू ने झुमके और अंगूठी बेच दिए ससुर के इस कार्य के लिए, और उसी दिन से वह सास बहू नहीं, माँ बेटी हो गई। सोनिया के पति ने उससे कहा, 6 साल तुमने तैयारी की है बैंकिंग की, तो क्यों ना 1-2 बार और कोशिश करके देखा जाए। तब तक हम बच्चे नहीं करेंगे। और उसकी शादी के 2 साल बाद ही उसकी भी क्लर्क ग्रेड में एक सरकारी बैंक में नौकरी लग गई।
इसके बाद तो सोनिया की जिंदगी की गाड़ी सूखी पटरी पर चलने नहीं दौड़ने लगी। नौकरी के कुछ समय बाद वह एक बेटे की माँ भी बन गई। सुख की इस चौतरफा बारिश ने सोनिया को अहंकारी बना दिया। इसी बीच निधि ने भी अपने दूसरे बच्चे के रूप में एक बेटे को जन्म दिया। घर और परिवार के खर्च बढ़ते रहे। उधर सैलरी में भी कोई वृद्धि नहीं हुई थी और लोन की किस्तें भी कटती रहीं। घर की माली हालत एकदम खराब हो गई। निधि और उसकी सास बहुत परेशान थी, क्योंकि बेटे बहू ने उनकी सेवा और सम्मान में कोई कमी नहीं की थी। वह भी उनकी कुछ मदद करना चाहती थी। नथिया, टीका, मंगलसूत्र जैसे गहने थे जो विधवा होने के बाद वह नहीं पहन सकती थी। उन्हें बेचकर पैसा बैंक में जमा करवा दिया और विधवा पेंशन भी मिलने लगी। ब्याज और पेंशन से अपना खर्च और घर के छोटे मोटे सब्जी भाजी का खर्च उठाने लगी। सब मिलकर एक दूसरे की जिंदगी को अपने अपने स्तर से सरल बनाने में लगे हुए थे। इसी प्यार ने घर के सभी सदस्यों को इस विकट समय से लड़ने की शक्ति दी हुई थी। सोनी अपने बच्चे को लेकर पहली बार कुछ दिनों के लिए मायके रहने आ रही थी। निधि की सास ने कहा, चिंता मत करो, बस एक सप्ताह की ही बात है। मेरे पास 2,000 हैं और नाती के लिए चांदी के खड़े मैंने खरीद लिए हैं। कुछ का इंतजाम तुम लोग कर लेना। सोनिया का बड़े अच्छे से स्वागत किया मायके वालों ने अपनी क्षमता अनुसार। नानी के नाती को पहली बार देखा तो उसे चांदी के कड़े पहनाए और नानी मामा ने कपड़े दिए। सोनिया ने भी भतीजी को चांदी के कड़े और एक फ्रॉक दी। घंटे 2 घंटे बाद सोनिया कहती है, भाभी एसी क्यों नहीं लगवा लेती हैं? अरे कूलर तो है, उसमें एकदम ठंडा पानी डाला है, रुकिए करवा देती हूँ। कर दीजिए पर भाभी, इसकी आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती। एसी में आवाज भी नहीं होता और हवा भी बहुत अच्छी आती है। निधि थोड़ी सी सहम गई और सास की तरफ देखने लगी। रात के खाने में पनीर की सब्जी निधि ने बनाई, साथ में पूड़ी, खीर खीर भी थी। पनीर की सब्जी में आलू भी डाला हुआ था। जैसे ही निधि ने परोसा तो सोनिया ने कहा, क्या भाभी, पनीर में आलू डालकर कौन खाता है? मैं तो सिर्फ पनीर ही बनाती हूँ। इन्हें बिल्कुल इन्हें बिल्कुल मिलाकर पनीर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लो सोनिया, मैं सिर्फ तुम्हें पनीर दे देती हूँ, तुम खाओ, आलू हम लोग खा लेंगे। फिर 2-3 दिन बाद भाभी ननद मिलकर बाजार जाती हैं। सोनिया अपने बेटे के लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने खरीदती है और निधि से कहती है, भाभी आप ही बच्चों के लिए कुछ खरीदो ना, कपड़े खिलौने तो काफी हैं घर में। तो सोनिया कहती है, तुम तो अपनी बिटिया को भी अंश के छोटे हुए लड़कों वाले कपड़े पहना देती हो। निधि ने सोनिया के अहंकार को पढ़ लिया और बोली, बहुत महंगे हैं यहाँ के कपड़े और खिलौने, मैं अपने बचत के पैसे से नहीं लूंगी। तुम्हारे भैया के साथ आऊंगी, तब उनके पैसों से लूंगी। फिर दोनों घर पहुंच जाती हैं और घर घुसते ही सोनिया अपनी खरीदारी माँ को दिखाने लगती है और थोड़ा मजाक उड़ाते हुए भी कहती है, भाभी ने तो बाजार में कुछ खरीदा ही नहीं, उन्हें हर चीज बहुत महंगी लग रही थी। तब निधि कहती है, सोनिया, जब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं तब उसे हर चीज महंगी ही लगती है। 50 रुपए का सामान भी 500 जैसा लगता है। बाजार में तुमसे मैं कहना नहीं चाहती थी, इसलिए घर में कह रही हूँ। पैसों की कमी ने आदमी के फैसले बदल जाते हैं। आदमी इतना मजबूर हो जाता है, इसका एहसास तो तुम्हें होना चाहिए। कम पैसों के कारण किसी तरह शादी हुई तुम्हारी। हम सब तुम्हारी शादी पीओ लड़के से करना चाहते थे, तुम्हें भी वही पसंद था, मगर शादी तो क्लर्क लड़के से ही हो पाई, क्योंकि हम सब मजबूर थे। पैसों की कमी के कारण हमें पैसे की कमी हो सकती है, दिल की नहीं। हमने भी तुम्हारे बच्चे को चांदी के कड़े और कपड़े दिए और तुमने समृद्ध होकर भी भतीजी के लिए वैसे ही चांदी के कड़े और फ्रॉक दिया। भतीजे के लिए भी एक कपड़ा कपड़ा ही लेकर आई। कहाँ तुमने भतीजी के लिए 1 ग्राम का ही सही सोने का कोई लॉकेट दिया। तुम तो दे सकती थी ना। बाजार में अपने बच्चों के लिए कपड़े खिलौने खरीदे, मगर मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीदा। क्या भाभी, आप तो सुनाने लगी। अरे बोलना था ना, मैं 1,000-2,000 आपको घर पर ही दे देती। देखो माँ, भाभी कितनी नाराज हो रही हैं। बहुत सच कह रही है सोनिया, और आज इनकी हालत तुम्हारी शादी में लोन लेने की वजह से भी हुई है। जिस भाई ने तुम्हें पैरों पे खड़ा होने के लिए कोचिंग की फीस और किताबों का खर्च दिया, तुम्हारी शादी पर लोन लिया, अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो तो कहाँ उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रही हो और उल्टा उसकी पत्नी का मजाक उड़ा रही हो कि उसे बाजार में हर चीज महंगी लग रही है। हाँ, जब पैसे नहीं होते हैं
तब इंसान 10 रुपए भी खर्च करने से पहले सोचने लगता है। माँ, तुम कितना बदल गई हो, मुझे एकदम से पराया कर दिया। नहीं सोनिया, मैं तुम्हें पराया नहीं कर रही हूँ, बल्कि सही रास्ता दिखा रही हूँ, ताकि बेटी और बहू दोनों खुश रहें और एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें। सोनिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी भाभी निधि से माफी मांगी और अपनी भाभी की मदद करने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।